यह कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। विजय के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी मीना और एक बेटा मनोज था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। विजय के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती करके वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के मीना से राय लेकर देखता हूँ वह क्या कहती है। इस बारे में विजय तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी मीना पत्नी को आवाज लगाता है। मीना, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। विजय की आवाज सुनकर मीना वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ मीना, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? मीना, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और मनोज के पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। तो बहुत अच्छे और नेक दिल के इंसान हैं। वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ मीना, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है मीना, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह विजय जमींदार काका से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? विजय की आवाज सुनकर जमींदार आता है। अरे आओ विजय बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, बेटा मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? विजय फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा। काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती करके मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी नहीं किया। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बेटा खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। विजय जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। विजय अपने घर पहुंचकर मीना को सारी बात बता देता है। यह तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ मीना, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह विजय जमींदार के खेत अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। विजय अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। विजय को अभी काम करते कुछ समय ही हुआ था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही विजय चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ विजय सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और मीना विजय का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख मनोज पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए?
बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। मनोज की बात सुनकर मीना अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब मीना देखती है कि विजय अब तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। मीना जमींदार के घर पहुंचकर उनसे विजय के बारे में पूछने लगती है। काका, विजय कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे पर अब तक घर नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि विजय कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले सीताराम को विजय को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद सीताराम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। वह देखता है कि विजय का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। उसे लगता है कि इसे किसी सांप ने काटा है। वह तुरंत जमींदार के घर जाकर सारी बात बता देता है। सीताराम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है तभी वहां पास में खड़ी मीना भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। सीताराम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं मीना बेटी को लेकर वहां आता हूँ। सीताराम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार मीना को समझाने लगता है। मीना बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से विजय ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार मीना को लेकर विजय को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है। जमींदार और मीना जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विजय बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं और वैद्य जी विजय की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है विजय की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर विजय की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर विजय के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, यह क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है और यह अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य जी विजय की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ गांव वाले विजय को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो मीना बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम विजय की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और मनोज के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से मीना को दिलासा देकर चले जाते हैं। जब जमींदार चला जाता है तो मीना सोचती है, मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब विजय का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। मीना जमींदार काका के घर जाती है और काका से मदद मांगती है। मीना काका से कहती है, काका, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने विजय को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और मनोज की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी, अवसर बनाऊंगी। ठीक है मीना बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और विजय का दोनों का ख्याल रख पाओगी।
काका ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वह खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं मनोज की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका मुझे काम करना ही होगा। विजय का सपना था कि मनोज पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। मनोज की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार मीना के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। मीना ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे मीना की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह मनोज की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ मैं कड़ी मेहनत करूँगा, एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। मीना की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच विजय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और मीना की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक विजय को होश आ गया। विजय को होश में आते देख मीना बहुत खुश हो गई। विजय तुम्हें होश आ गया, भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। मीना, मैंने तुम्हें और मनोज को बहुत परेशान किया। नहीं विजय, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। विजय धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने मीना की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। मनोज की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। मीना का त्याग और विजय का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है। दोस्तों, इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।